लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इकोनॉमिक सर्वे संबंधी बयान मामले में मंगलवार को बरेली जिले की एक अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 17 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। एक अधिवक्ता ने यह जानकारी दी। अधिवक्ता वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी को मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना था, लेकिन वे अदालत नहीं आए, जिसके बाद राहुल गांधी को 17 जनवरी को पेश होने को कहा गया है। वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि यह मामला जिला न्यायाधीश की अदालत से एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके पहले अदालत ने आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी बयान मामले को लेकर राहुल गांधी को नोटिस जारी करके 7 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था। बरेली के सुभाष नगर के निवासी और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने अधिवक्ताओं वीरेंद्र पाल गुप्ता और अनिल द्विवेदी के जरिए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने 27 अगस्त को निरस्त कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए सत्र कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। वीरेंद्र पाल गुप्ता ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने राहुल गांधी के विरुद्ध फौजदारी पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के लिए इस साल 7 जनवरी की तिथि निर्धारित की थी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश भी दिया था, लेकिन वे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए, इसलिए अब उन्हें 17 जनवरी को पेश होने के लिए समय दिया गया है। याचिकाकर्ता पंकज पाठक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक समुदाय को खुश करने के उद्देश्य से बयान दिया और दूसरे समुदाय की संपत्ति को निशाना बनाया, जिससे वे काफी आहत हुए। उन्होंने विश्वास जताया कि कोर्ट जनभावनाओं का सम्मान करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। वहीं एक और मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विशेष समुदाय पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली सांसद राहुल गांधी के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए 15 जनवरी को बहस होगी। एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के न्यायालय में सोमवार को परिवादी ने गवाही समाप्त होने की बात कही। कांग्रेस सांसद पर आरोप है कि 12 साल पहले उन्होंने विशेष समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में परिवादी अधिवक्ता मोहम्मद अनवर है। उन्होंने परिवाद दायर कर आरोप लगाया है कि 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर की एक चुनावी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। तब अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी ने समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आरोप है कि भाषण के दौरान वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र करते हुए मुसलमान युवकों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क होने का बयान राहुल गांधी ने दिया था। अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनके इस बयान से देश भर के मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। सीजेएम न्यायालय में परिवाद 12 साल पूर्व दायर किया गया था। उक्त मामले में परिवादी और गवाह राजाराम उपाध्याय व विशाल बरनवाल का बयान हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के चुनावी इतिहास में पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की ऐसी आंधी चली कि सिर्फ 2 दलों को छोड़ दिया जाए तो अन्य दलों के खातों में एक भी सीट नहीं आ सकी थी। लगातार 15 साल की शीला दीक्षित की अगुवाई में दिल्ली में शासन करने वाली कांग्रेस इन 10 सालों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इस आंधी में एक सीट ऐसी भी रही जिसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जादू के बावजूद अपनी झोली में एक बार भी नहीं डाल सकी। साल 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में चौथा चुनाव होगा। 2012 में पार्टी के गठन के 1 साल बाद ही आपने 2013 में अपना पहला चुनाव लड़ा था। सभी कयासों को धत्ता बताते हुए पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और 70 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि इस वजह से किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और कुछ महीनों बाद विधानसभा भंग करनी पड़ी। दिल्ली में 2015 में फिर से चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में आपने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने राजनीति के हर माहिर पंडित को भी चौंका दिया। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ 70 में से 67 सीटों पर जीत हासिल कर एक तरह से दिल्ली में सूपड़ा साफ ही कर दिया।
कांग्रेस 0 पर सिमट गई तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह लाज बचाई और 3 सीटें अपनी झोली में ही डाल ली। बीजेपी को भले ही 3 सीटों पर जीत मिली, लेकिन इसमें एक सीट ऐसी भी है जिस पर उसका दबदबा बना हुआ है। पिछले 3 चुनावों में आप भी यहां से जीत नहीं सकी है। बात हो रही है विश्वास नगर विधानसभा सीट की। यह सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली में पड़ती है और शाहदरा जिले में आती है। गजब की बात यह है कि बीजेपी ने इस सीट पर पहली बार साल 1993 में जीत हासिल की थी। उसके बाद उसे यहां पर लगातार हार मिलती रही। अपनी पहली जीत 1993 के बाद बीजेपी को लगातार 3 हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के नसीब सिंह ने यहां पर अपना दबदबा बनाए रखा। नसीब सिंह ने जीत की हैट्रिक 1998, 2003 और 2008 में लगा दी। साल 2008 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर हार का सामना करने वाले ओम प्रकाश शर्मा ने 2013 के चुनाव में विश्वास नगर सीट पर जोरदार वापसी की। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज प्रत्याशी नसीब सिंह को 7,799 मतों के अंतर से हराया। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर अतुल गुप्ता तीसरे स्थान पर रहे। 2015 का चुनाव दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है। आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 70 में से 67 सीटें अपने नाम कर ली, लेकिन इसमें जिन 3 सीटों पर जीत नहीं मिली उसमें विश्वास नगर सीट भी शामिल है। 2013 के चुनाव में भी वह यहां से हार गई थी। फिर 2015 में भी आपको शिकस्त मिली। बीजेपी के ओम प्रकाश शर्मा ने 2015 में अपनी जीत का अंतर बढ़ाया और वह 10,158 अंकों के साथ विजयी हुए। उन्होंने इस बार आपके अतुल गुप्ता को हराया। साल 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को थोड़ा झटका लगा और उसे अतिरिक्त 5 सीटों का नुकसान, कुल 8 सीटों पर हार मिली। फिर भी 70 में से 62 सीटों पर जीत बनी रही। केजरीवाल की लगातार कोशिश के बाद भी आप विश्वास नगर सीट पर इस बार भी जीत हासिल नहीं कर सकी। उसे हार का सामना करना पड़ा। ओम प्रकाश शर्मा ने अपनी लगातार तीसरी जीत में जीत का अंतर फिर से बढ़ाया। इस बार वे 16,457 मतों के अंतर से विजयी हुए। उन्होंने आपके नए प्रत्याशी दीपक श्रृंगला को हराया। साल 2025 के चुनाव को लेकर इस सीट पर 86 बिसात बिछ चुके हैं। आपने बहुत पहले ही विश्वास नगर सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने फिर से दीपक श्रृंगला पर ही भरोसा जताया है। वे पिछले चुनाव में 49,000 से अधिक वोट पाने में सफल रहे थे। कांग्रेस ने इस सीट पर अब तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, जबकि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट 4 जनवरी को जारी की, जिसमें विश्वास नगर सीट भी शामिल थी। पार्टी ने यहां पर जीत की हैट्रिक लगा चुके ओम प्रकाश शर्मा को फिर से मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि इस सीट पर मुकाबला कितना कड़ा होता है और जीत का सेहरा किसके सिर बंधता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की समाधि बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति परिसर यानी राजघाट परिसर के अंदर एक विशेष स्थल को चिन्हित करने की मंजूरी दी है। लेखिका और प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और बाबा के लिए एक स्मारक बनाने के लिए उनके सरकार के फैसले के लिए दिल से आभार और कृतज्ञता व्यक्त की। यह और भी अधिक सराहनीय है क्योंकि हमने इसके लिए नहीं कहा था। प्रधानमंत्री के इस अप्रत्याशित दयाभाव और कृतज्ञता से मैं बहुत प्रभावित हूं। शर्मिष्ठा ने इसके साथ ही पीएम मोदी से अपनी मुलाकात और केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय की चिट्ठी भी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने लिखा है, बाबा प्रणब मुखर्जी कहते थे कि राज्य के सम्मान के लिए कहा नहीं जाना चाहिए, बल्कि वह खुद ऑफर किया जाता है। मैं बहुत आभारी हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा की याद और सम्मान में ऐसा किया। हालांकि इससे बाबा पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह अब इस दुनिया में नहीं हैं और वह प्रशंसा या आलोचना से परे रहे हैं। लेकिन उनकी बेटी होने के नाते मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। प्रणब मुखर्जी जुलाई 2012 से जुलाई 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे।
उन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कुछ दिनों पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद जब कांग्रेस कार्य समिति ने एक बैठक कर उनके निधन पर दुख जताया था और उनका स्मारक बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया था, तब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने यह सवाल भी उठाया था कि उनके पिता के निधन के बाद कांग्रेस कार्य समिति की कोई बैठक क्यों नहीं बुलाई गई और कोई प्रस्ताव क्यों नहीं पारित किया गया। शर्मिष्ठा ने कहा था कि उन्हें बुरा लगा था कि उनके पिता के निधन के बाद CWC की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। CWC कांग्रेस की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई है। उन्होंने सवाल किया, कांग्रेस को इसके लिए जवाब देना होगा। मैं केवल तथ्य बता सकती हूं, लेकिन मैं बस इतना जोड़ना चाहती हूं कि मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया या यह सरासर लापरवाही थी। इतनी पुरानी पार्टी में क्या परंपराएं हैं, शर्मिष्ठा ने तब PTI वीडियो से कहा था। यदि संस्थागत स्मृति लोप हुआ है, यदि राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग यह नहीं जानते कि कांग्रेस ने ऐसी पूर्व स्थितियों में किस प्रकार कार्य किया, तो यह अपने आप में कांग्रेस के भीतर गंभीर और दुखद स्थिति है। कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार के बाहर के नेताओं के योगदान को मान्यता देने के बारे में पूछे जाने पर कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के साथ क्या किया गया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस का पूरा तंत्र यानी उसका सोशल मीडिया इस मुद्दे पर तथा कुछ अन्य मुद्दों पर मुझे और मेरे पिता को लगातार निशाना बना रहा था। मेरे और सबसे बड़े नेताओं में से एक मेरे पिता के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे पता चलता है कि कांग्रेस का वास्तव में पतन हो चुका है। क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य में संविधान बचाओ रैलियां और पद यात्राएं करने का निर्णय लिया है। गुटों में बंटी कांग्रेस ये रैलियां 26 जनवरी तक प्रदेश के सभी ब्लॉक तथा विधानसभा स्तर पर आयोजित करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की ओर से इन रैलियों व पदयात्राओं के आयोजन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। कांग्रेस महासचिव कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला गुट हुड्डा खेमे के साथ इन रैलियों व पदयात्राओं में शामिल नहीं होगा। सैलजा व सुरजेवाला गुट द्वारा अलग से इनके कार्यक्रम घोषित करने की संभावना है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संविधान बचाओ रैलियों का कार्यक्रम जारी किया है। उदय भान के अनुसार 26 दिसंबर को कर्नाटक में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद 27 दिसंबर को एक रैली के साथ जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान की शुरुआत होनी थी। साल 1924 में हुए कांग्रेस के बेलगावी अधिवेशन के 100 साल पूरे होने पर 26 और 27 दिसंबर को पार्टी ने विशेष अधिवेशन रखा था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे रोक दिया गया था। शुक्रवार से औपचारिक रूप से अभियान की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसका समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। अभियान के बारे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां की जानी हैं। जरूरत पड़ने पर अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रह सकता है। उदय भान ने प्रदेश कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों, विधायकों व सांसदों के नाम लिखे पत्र में कहा कि प्रदेश भर में जिला व ब्लॉक स्तर पर रैलियों का आयोजन किया जाए व मार्च निकाला जाए, जिसके माध्यम से संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित करने के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत किया जा सकेगा। 26 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में रैली के बाद अप्रैल माह के दौरान गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने दिल से स्वीकार किया था। अब 26 जनवरी से हम संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा भी शुरू करेंगे। इन कार्यक्रमों के लिए जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसकी घोषणा भी जल्द होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।